नमस्ते अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य के इस मंच पर आपका। सुशासन की संस्कृति पर हम बात करेंगे और जब बात सुशासन की होती है तो लोक माता की भी बात होती है। ईश्वर ने मुझको जो उत्तरदायित्व दिया है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूं। ये विचार थे लोक माता अहिल्याबाई के, जो आज भी प्रेरणा देते हैं। लेकिन ये विचार आज के प्रशासकों में है या नहीं, आज के राजनीतिज्ञों में है या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर वो कितने खरे उतर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी, लोकमाता अहिल्याबाई को सुशासन का प्रतीक माना जाता है। सुशासन के केंद्र बिंदु में क्या होना चाहिए? आपने तृप्ति जी जो बात कही, सुशासन के केंद्र बिंदु में उतना ही पर्याप्त है। और जो आपने कहा वो उनकी विचार नहीं है, वो उनकी शपथ है। और वो उसे पूरा अगर कहें तो वो कहती हैं कि ईश्वर ने मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मुझे निभाना है। प्रजा का सुख और सुरक्षा ये मेरी जिम्मेदारी है। सामर्थ्य और सत्ता के बल पर मैं जो कुछ भी करूंगी उसका ईश्वर के यहां जाके मुझे जवाब देना है। मतलब लोकतंत्र की जो जवाबदेही है ना, वो उनके भाव में है। और वो ये भी कहती हैं कि मेरा यहां कुछ नहीं है। कौन शासक इस कहता है मेरा यहां कुछ नहीं है? फिर वो ये भी कहती हैं कि मैं यहां जो कुछ लेती हूं वो मुझ पर ऋण है, ना जाने कैसे ऋण कर सकूंगी। कई बार बतौर जनप्रतिनिधि, बतौर मंत्री हम कुछ अच्छी योजना बना लेते हैं तो हमें लगता है कि ये मैं दे रहा हूं, ये मैंने दिया है, ये मैंने किया है। और वो कह रही है कि मैं जो ले रही हूं मुझे पता नहीं मैं कैसे उसके ऋण से ऋण हो पाऊंगी। और उनके बारे में बंगाल के गजट में 1849 में यह उल्लेख किया गया, जब उन्होंने बंगाल के एक मंदिर के लिए मूर्तियां भिजवाई। तो बंगाल के गजट में यह कोट किया गया कि आने वाले समय में ये एक ऐसी शासक है कि समाज इनकी मूर्तियां बनाकर स्वयं इनको पूजित करेगा। और उसके अगर हम मूल में हम अगर जाएं तो वो एक राजाज्ञा भी अपने आज्ञा पर नहीं देती, वो शिव की आज्ञा से वो शासन कर रही है। वो अच्छी प्रशासक हैं, वो बहुत संवेदनशील हैं, वो निर्णय करने में बहुत दृढ़ हैं, वो नई व्यवस्थाएं दे सकती हैं। नई व्यवस्थाएं देने के साथ साथ वो एक अच्छी कूटनीतिज्ञ हैं। वो शौर्य भी उनमें है, धैर्य भी उनमें है, और साथ में उनके अंदर प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, जो कहते हैं परिवारवाद नहीं होना चाहिए, वो तो राजतंत्र के समय की शासिका थी। पर उनके सुशासन का एक उदाहरण जो 300 साल पहले की महिला ऐसा कर सकती हो कि अपने ससुर जी के बिहाफ पर वो अकाउंट्स देखती थी। उनके स्वयं के पति ने अपनी व्यक्तिगत निधि खत्म होने पर राशि मांगी और राशि डिमांड की, तो उन्होंने उसको डिनाई करा, उनको मना करा कि आपकी हक की राशि आपको दी जा चुकी है और आपने आज यहां आकर दफ्तर में जो मिसबिहेव किया उसके लिए आप पर मैं पेनल्टी मैं लगाती हूं। मतलब वो पत्नी अपने पति पर 300 वर्ष पूर्व पेनल्टी लगा रही है। और ये तो रोल हो गया बतौर प्रशासक। और फिर उन्हें पता था उनके पति के पास राशि भी शेष नहीं है, तो उनकी पेनल्टी वो स्वयं भरती है। मतलब शासक के तौर पर भी अपना रोल कर रही है और पत्नी के तौर पर भी अपना रोल कर रही है। और सुशासन की बात करें तो हम बात बहुत बड़ी करते हैं, पर क्या कोई ऐसा निर्णय आप मानव सभ्यता के इतिहास में देखो किस किस ने किया होगा
कि उनके राज्य में डाकुओं का प्रभाव बढ़ा, तो ये घोषणा करती हैं जो डाकुओं के इस प्रभाव से, कष्ट से, इस परिस्थिति से मेरे राज्य को मुक्त करेगा, उस व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी मुक्ताबाई का विवाह कर दूंगी। और जो हमारे देश में तमाम प्रकार के बातें हम पर आरोपित करते हैं, 300 साल पहले वो कोई जाति का बंधन नहीं रखकर, कोई वो रॉयल फैमिली का हो इस बारे में बात ना कर कर, वो ये कहती है कि मेरे राज्य को जो डाकुओं से मुक्ति दिलाएगा उनकी शादी मैं अपनी बिटिया से कर दूंगी। और ऐसा उन्होंने करा भी। उन्होंने, जिस तरह से आप बता रही, 300 वर्ष पहले एक महिला शासक के पास इतना कुशल नेतृत्व होना, इतना कॉन्फिडेंस होना उस नेतृत्व के लिए, ये बड़ी बात होती। लेकिन अहिल्या बाई से लोक माता बनने का जो सफर है, उनके कौन से ऐसे नेतृत्व गुण थे जो उनके ससुर ने उनमें देखे थे और जिसके बाद वो एक कुशल प्रशासक के तौर पर बनी, और जो कहा गया वाकई में आज उनकी मूर्तियां बनती हैं, उन्हें पूजा भी जाता है। ये जो मानव जीवन है ना, बतौर शासक, प्रशासक या एक सामान्य व्यक्ति का दृष्टि से, वो बड़ा मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लेवल किस्म की इसमें चीजें होती हैं। और जो लोक माता बनने का उनका जो रास्ता तय होता है, उसके अनेक सारे प्रसंग हैं। अब अगर बात कहें कि महेश्वर में उन्होंने हाथ करघे की ट्रेनिंग दी, एक व्यवसाय स्थापित करा, और आज तक महेश्वरी कपड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, जाना जाता है। मैंने आज महेश्वरी साड़ी पहनी है। और पर ये उन्होंने किसके लिए किया पता है? उनके राज्य की तरफ से जो सैनिक लड़ते थे, उन सैनिकों की जो विधवा, जो उनकी पत्नी, अगर जो पीछे परिवार छूट जाता था, तो उन सैनिकों की पत्नियों को ट्रेनिंग देकर उन्होंने एक स्किल डेवलप करते हुए, और उसकी ब्रांड एम्बेसडर वो स्वयं बनी। वो खुद महेश्वरी कपड़े का ही, साड़ी का ही उपयोग करती थी, और एक व्यवसाय स्थापित करा, और उन अपने यहाँ की उन बहनों द्वारा बनाई गई महेश्वर की साड़ियों की बिक्री का, मार्केटिंग की जवाबदारी उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ली। ये लोगों से कनेक्ट करने का कितना अद्भुत तरीका है। उनकी हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, बिना शिक्षा के कहते हैं कि व्यक्ति का पूर्णतः निर्माण नहीं हो पाता है। विशेष तौर से महिलाओं की शिक्षा के बारे में, आप तो महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। लोक माता ने कन्याओं की या महिलाओं की शिक्षा को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर जो कदम उठाए थे, वो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। आप भी मंत्री रही हैं, वो प्रेरणा कहीं आपके अंदर भी थी, और उसको सोचते हुए किस तरह से सुशासन की दृष्टि से कार्य किए गए? देखिए, जब मैकॉले की शिक्षा पद्धति शुरू हुई ना, तब भी अंग्रेज इसको कोट करते हैं कि देश का कोई गांव विद्यालय से विहीन नहीं था। और लोक माता अहिल्या के राज्य में बेटियों की शिक्षा पर विशेष केवल ध्यान ही नहीं रखा जाता था, उन्हें एक रेगुलर शिक्षा के साथ साथ उन्होंने एक महिलाओं की सेना की टुकड़ी भी तैयार करी, और उन्हें युद्ध कौशल से भी ट्रेन करा, उन्हें स्किल से भी ट्रेन करा। और यहाँ तक जो हम सती प्रथा की बात करते हैं, वह स्वयं सती अपने ससुर जी के आग्रह पर सती जाने का निर्णय उन्होंने अपना, हम कहते हैं राजा राम मोहन रॉय ने इस सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, इसको धीरे धीरे समाज से इसको खत्म करने का प्रयास किया, आंदोलन किया। पर उन्होंने तो वो स्वयं के जीवन में अप्लाई करा, और उनके राज्य में स्त्री शिक्षा के इम्प्रूवमेंट पर फोकस करने के साथ साथ उन्होंने विधवाओं को, जिनके पति ना रहे हों, जिनके बेटे ना हो, उनकी प्रॉपर्टी को शासन राजसात कर लेता था। वो नियम लाके
उन्होंने वो व्यवस्था बंद करी। और एक विधवा जब उनके पास आई कि मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी बहुत है, मेरे बेटे का देहांत हो गया है, मेरे घर में और कोई नहीं है, जो लोगों मेरे रिश्तेदारों की नज़र उस पर है, वो मुझे बच्चे को गोद भी नहीं लेने देना चाहते, तो आप इसको अपने ट्रेजरी में आप मेरी सारी प्रॉपर्टी को ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, तुम्हें अगर लगता है कि तुमको इस पैसे का कुछ उपयोग करना हो, मैं अतिक्रमण करी हुई पैसे से अपना राजकोष नहीं बढ़ाना चाहती, तुम अच्छा ही कुछ काम करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें बताती हूं फला फला जगह, वहां जाके तुम मंदिर का, धर्मशाला का निर्माण अपने पैसे से कर लो। और आपको ये जानकर अच्छा भी लगेगा कि उनकी जो लोक माता बनने वाली और श्रद्धा वाली बात कही ना आपने, एक वहां पर एक उन्होंने जो अपना महेश्वर दरबारची बातमी पत्रे है, उसके पत्र नंबर 251 में वो उल्लेख करती हैं, उनके यहां पे दो प्रकार की निधियां थी, खासगी और सरंजामी। खासगी उनकी व्यक्तिगत, उनके ससुर जी ने उस समय उनको 16 करोड़ रुपए की एक पर्सनल उन्हें एक राशि दी थी, और राशि के साथ में कुछ गांव भी उनके साथ में कुछ खासगी में थे, उससे रेगुलर आमदनी होती थी। वो लिखती हैं कि मैं राज्य जो अन्न भी ग्रहण करती हूं, मैं राजकोष से ग्रहण नहीं करती, और अगर मैंने राजकोष से 1 कौड़ी ली हो तो उसकी जगह मैं 5 कौड़ी वापस करूंगी। ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ये जो शुचिता है, ये उन्हें लोक माता बनाती है। संवेदनशीलता के साथ साथ अपने खुद के जीवन में उसको एप्लीकेशन करना। आज हम कई बार सोचते हैं कि कोई सरकारी पैसा है तो कितना भी खर्च कर सकते हैं, सरकारी पैसा है तो उसके प्रति जवाबदारी कई बार नहीं होती है। यहाँ तक कई बार हम लोग अपने दफ्तरों से निकलते समय हम अपने स्विच, बिजली का स्विच और या एसी का स्विच भी बंद करके कई बार नहीं निकलते हैं, जो कि उसका बिल हमें नहीं देना है। ये मानसिकता एक व्यक्ति के नाते से जिसके अंदर होगी, और लोक माता का अगर विषय कहें तो उन्होंने प्रशासन की इतनी सारी व्यवस्थाएं उस समय उन्होंने बनाई। टोल टैक्स की जो हम बात करते हैं, वो टोल टैक्स की व्यवस्था उनके राज्य में थी, और वो टोल टैक्स क्यों था, वो खुद नहीं उसका उपयोग करती थी। जो भील उनके राज्य में थे, और कुछ थोड़ा सा उनका जो कमाने का तरीका था वो कोई बहुत रचनात्मक और सकारात्मक नहीं था, तो उन्होंने उसमें ये किया तरीका कि उनको ओरिएंटेशन करी, उनको दुरुस्त करने का प्रयास किया, उनको बुराइयों से दूर करने का प्रयास किया। अब उनके पास कोई भूमि नहीं थी, तो उन्होंने तीर्थ कर लगाया, जिसके साथ स्वेच्छा के साथ उसको जोड़ा, और वो जो पैसा मिला, देश भर के जो लोग तीर्थ करने आसपास आते थे, उस पैसे से भील समाज के बंधु बांधवों को एक स्वाभिमान के साथ जीने का रास्ता देने के लिए उन्होंने उस निधि को खर्च किया। उन्होंने एक 9/11 की एक पॉलिसी वो लाई, जो अभी हम कहते हैं BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, वो उस समय वो लेके आई। और वो 9/11 की जो उनकी पॉलिसी, 9/11 पॉलिसी, वो उसमें आप सरकारी जमीन पर 11 पेड़ लगाएं, उसमें से 9 पेड़ का अधिकारी राज्य होगा, और 2 पेड़ से आने वाले फल या जो भी लकड़ी या जो संपदा है उसके आप खुद होंगे। उस सरकारी जमीन पर आप खेती कर सकते हैं, पर खेती के साथ आपको गौचरण के लिए व्यवस्था करनी है, तो आप सरकारी जमीन पर खेती कर सकते हैं। हम अभी हमारे प्रधानमंत्री जी पानी के प्रति संवेदनशील हैं, मिट्टी के प्रति संवेदनशील हैं। मध्य प्रदेश में हमने इरिगेशन को, मुझे लगता है कि 5 गुना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विगत वर्षों में हमने बढ़ाया है। स्कूल्स जितने 2003 के पहले थे, उससे दुगुने से अधिक स्कूल्स आज मध्य प्रदेश में। मैं आपसे यही पूछ रही थी कि ये लोक माता ने जो किया, भू संरक्षण के लिए भी, या न्याय प्रियता के लिए भी, या सुशासन के लिए भी, आज समय बदल चुका है, जमाना बदल चुका है।
300 वर्ष बीत चुके हैं, आज भी हमारे लिए वो प्रेरणा है। लेकिन ये प्रेरणा राजनीति में किस तरह से काम आ रही है और सरकार की योजनाओं में कैसे दिखाई देती है, ये जो है सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ बातें ना हो लेकिन उसका जमीन पे भी दिखना जरूरी है। देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संदेश में स्वच्छता की बात करी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लोक माता पुण्य श्लोक अहिल्याबाई का जो सिटीजन चार्टर था, उस सिटीजन चार्टर पर गंदगी करने पर, गंदगी फैलाने पर पेनल्टी थी। और ये जो कॉन्शियसनेस है ना, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, जिसको हम पुण्य भूमि कहते हैं, उस पर हम कैसे थूक सकते हैं, उस पर हम गंदगी कैसे डाल सकते हैं? भारत को अगर हमें भारत का उदय करना है तो स्वच्छता वो कॉन्शियसनेस है जो भारत उदय के लिए हर भारतीय के अंदर डीप इनसाइड इनकलकेट करना जरूरी है। वो हमने प्राइम मिनिस्टर के अप्रोच में देखा। स्वच्छता के साथ जो प्राथमिकता की बात लगती है वो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और साथ में वो दंड देने में भी जितनी वो संवेदनशील थी उतनी वो दंड देने में वो कठोरता से भी दंड दे सकती थी। और वो मतलब दंड देने के बारे में उनका उदाहरण, उसमें कुछ लोगों के मतांतर हैं, पर मैंने आपको पति का उदाहरण तो दिया ही। अपने बेटे को उन्होंने दंड दिया, अपने बहू से उन्होंने जाके ये बात करके पूछा कि आज मैं न्याय करने में अपने आप को थोड़ा सा कठिन मैं पा रही हूं। तो बहू कह रही आपको क्यों कठिनाई हो रही है? बोला आज मैंने एक मां के सामने उसके बेटे को किसी के गलती से मरते हुए देखा। तो बहू ने कहा कि तो अगर ऐसा हुआ है तो दंड होना चाहिए, उसकी मां के सामने उस व्यक्ति को दंड होना चाहिए। पर वो बहू से बात कर रही थी, वो अपने खुद के बेटे के बारे में बात कर रही थी। और कहते हैं उन्होंने अपने बेटे को दंड दिया। जो हमारा इंदौर का आड़ा बाजार है उसके बारे में बड़ी एक अच्छा लोगों को स्मरण है कि वो गाय के बछड़े को उनके बेटे की रथ से वो बच्चा गाय का बछड़ा कुचल गया था। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को भी ये दंड दो। और उनके बेटे को जब वो दंड देने लगे तो कहते हैं कि वो गाय जिसका बछड़ा मरा था, वो गाय बीच में आकर आड़े आ गई और अपनी गर्दन हिलाकर उसने कहा कि एक माँ के सामने हुआ है, दूसरी माँ के सामने। ऐसा इंदौर में हमारे और उसको उस गली का नाम ही आड़ा बाजार हो गया जहां गाय आके आड़ा खड़ी हो गई थी। मतलब ये चीजें किंवदंतियां नहीं है, ये ऐसी कोई प्री हिस्टोरिक टाइम की बातें नहीं है, ये आज के समय की देखी सुनी और महसूस करी हुई ये बातें हैं जिनका मैं आपके सामने उल्लेख कर रही हूं। और हम जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिस पर आज के शासन में प्रधानमंत्री जी जब हमारे जैसे ही शासन व्यवस्था उन्होंने संभाली, 8-9 में हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 9, 10 और 11% तक था। और उस समय जो हमारा जीडीपी है वो 5 से 4.5% के बीच में था। और उन्होंने प्रयास करके मेहनत कर कर वो इन्फ्लेशन को 4 और 5% के बीच में लाए, साथ में वो जीडीपी को 7% तक उन्होंने पहुंचाया। और लोकमाता अहिल्या के समय भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि जब किसी अंग्रेज ने उन्हें बंदूकें खरीदने के लिए एक ऑफर किया, ऑफर लेटर भेजा, तो उनके रिकॉर्ड में है उन्होंने बंदूकें खरीदी, उन्होंने 3 बंदूक खरीदी और उस बंदूकों को उन्होंने अपने इंजीनियर्स को, लोहारों को दिया और उन्होंने स्वयं अपने बंदूक और तोप का निर्माण उन्हीं बंदूकों से और बेहतर बंदूकें बनाना अपने शुरू कर दी। उनके सिक्के बड़े रफ से होते थे, बहुत चमकदार नहीं थे। तो अंग्रेजों ने ऑफर किया हम आपको अच्छे चमकदार बड़े क्वालिटी के सिक्के देंगे। तो उसमें लिख के उन्होंने जवाब दिया
कि सिक्कों की चमक से ज्यादा जरूरी मेरे राज्य की चमक है। मैं अपने सिक्के कम चमकदार होंगे तो भी चलेगा, मैं आपसे सिक्का नहीं लूंगी। और उन्होंने अपनी स्वयं की टकसाल बनाई उन्होंने। और आपको ये यानी आत्मनिर्भर भारत का ये जो आइडिया है ये भी कहीं ना कहीं वहां से प्रेरित है। हाँ देखो वो बिल्कुल मैं इसलिए इसको कोट कर रही हूं कि कई बार हम पॉपुलिस्टिक चीजें करने का प्रयास करते हैं तो वो कभी कभी लॉन्गर रन में देश हित में नहीं होती। मैं बहुत कॉन्शियसनेस के साथ आप सबके सामने ये उल्लेख करना चाहूंगी कि इतना कठिन और चुनौतीपूर्ण चुनाव जब 2024 का सामने था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बजट था वो बहुत लुटाऊ टाइप का बजट नहीं था कि चुनाव सामने है तो ये भी खर्च कर दो, ये भी कर दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। वो तब भी एक बैलेंस्ड, एक ऐसा बजट था जिसको हम कांग्रेस के समय में चुनावी बजट कहते थे, वो नहीं था। अर्थात चुनाव के बजट को भी देश के लॉन्गर इंटरेस्ट में सैक्रिफाइस नहीं करने की जो दृढ़ता है वो अहिल्याबाई जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शासकों से हमें मिलती है। और एक शासक से और अगर मैं कंपेयर करूं तो उन्हें किसी अंग्रेज इतिहासकार ने उन्हें फिलोसोफर क्वीन कहा। हमारे यहाँ राजा जनक को दार्शनिक राजा कहते हैं और वो तो युगों की पहले की बात है। और मैं स्वयं इंदौर से मैं आती हूँ तो मुझे लगता है कि अहिल्या माता को जानना, उनसे किसी भी प्रकार से अपने आप को कनेक्ट करना, ये गौरव की बात है, ये अपने खुद के सब्लिमेशन की बात है, साथ साथ में ये एक जिम्मेदारी की बात भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी है कि जिस देश में अहिल्या माता जैसी महिला एक एंटिटी हुई हो, वहां पश्चिम महिला सशक्तिकरण की बात करता है। मेरे देश में ऐसी महिलाएं हैं जो देश के सशक्तिकरण को, समाज के सशक्तिकरण को, धर्म के सशक्तिकरण को, खंडित मंडित मंदिरों के पुनर्स्थापन को, पानी के कंजर्वेशन को, कुएं बावड़ियों बनाने को, वो पर्यावरण के एनरिचमेंट को, सशक्तिकरण को, जो हम इंदौर में आप नौलखा चौराहा, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, वो नौलखा चौराहा इसलिए नहीं है कि यहाँ पे 9 लाख के कोई जेवरात होते होंगे, वो 9 लाखा इसलिए क्योंकि वह 9 लाख पेड़ थे। तो हम महिला का सशक्तिकरण ही स्वयं का सशक्तिकरण मात्र नहीं, वो समाज का सशक्तिकरण है, वो परिवार का सशक्तिकरण है और वो देश का, समाज का, पर्यावरण का, धर्म का, संस्कृति का, सबका सशक्तिकरण है। और संस्कृति की बात करते हुए मुझे स्मरण आता है कि वो लावणी गाने वाले को भी अभंग लिखने की तरफ और अच्छे श्लोक रचनाओं की तरफ ले जा सकती थी। ऐसी प्रेरणा वो लोगों को अपने जीवन काल में देती रही। बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों के पास पैसे की आपने बात की, विचार बहुत अच्छा है, देखते हैं ये आगे कितना हो पाता है। लेकिन हम जब लोकमाता की बात करते हैं, वो एक अच्छी बेटी भी रही, अच्छी बहू भी रही। ये माता पिता के लिए विशेष तौर से आज के दौर में, जेनजी के जो जमाने चल रहे हैं, क्या एक उदाहरण के तौर पे, एक प्रेरणा के तौर पे उन्हें लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आपने इतनी अच्छी बात कही कि मैं जो नौजवान हमारे बेटियां और बेटे यहाँ उपस्थित हैं, उनको मैं अहिल्या देवी को, अहिल्याबाई को, उनके ससुर जी का लिखा हुआ एक पत्र छोटा सा सुनाना चाहती हूँ और उसके साथ ही माता पिता के लिए संदेश हम की तरफ आगे बढ़ेंगे। मल्हारराव का अहिल्याबाई को आशीर्वाद। मैंने पिछले पत्र में भी तुम्हें लिखा था कि बिना रुके सीधे ग्वालियर पहुंचो, वहां 5 से 7 दिन ठहरो, वहां 1000 या 500 बड़ी तोपों के गोले और हो सके तो इतनी छोटी बंदूकों के गोले तैयार करवाओ। पसंद करके 100 बड़े बर्तन खरीदो जिसमें तीरों के लिए एक सेर का पाउडर समा सके। इस काम को तुरंत करो। मैंने तुम्हें पूर्व में भी छोटी तोपों की ओर ध्यान देने को कहा था। हथियार बनाने के लिए 1 माह के खर्च की
पूरी व्यवस्था रखो। आगरा 3 जनवरी 1765। ये ससुर जी पत्र लिख रहे हैं अपनी बहू को, और वो भरोसा उन पर कैसे कर रहे हैं। तो मैं तो केवल एक ही बात माता पिता से कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों पर भरोसा रखो। अगर भरोसा ससुर बेटी पर रख सकते हैं तो ससुर माता पिता बेटी पर क्यों नहीं रख सकते। और बेटियों पर भरोसा, और बेटियों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भरोसा करो, उन्हें अवसर दो, वो आपको कमाल करके बताएंगी। दुनिया के अच्छे से अच्छे मेडल्स भी आपको ला के देंगी, अंतरिक्ष विजय करके भी बताएंगी, देश की रक्षा भी करेंगी, सबकी सुरक्षा भी करेंगी। लेकिन जो कलकत्ता में हाल ही में एक इंटर्न डॉक्टर के साथ हुई घटना है, उस घटना के बाद मुझे इस रक्षाबंधन पर मेरा दिल पूरा समय बेचैन रहा कि अगर इस देश में पढ़ने गई बेटी के साथ ऐसे होगा तो माता पिता किस हिम्मत से अपनी बच्चियों को बाहर भेजेंगे। और इसलिए कोई विशेष फैसिलिटी संविधान में बेटी को नहीं चाहिए, सिर्फ उसको अवसर दो, सुरक्षा दो, सम्मान दो, भरोसा दो, तो जो कुछ समाज को चाहिए, देश को चाहिए, वो बेटियां करके दे सकती हैं। आप स्वयं उसका उदाहरण है। बिल्कुल, और सुशासन रहेगा तो बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। अंतिम सवाल यह है कि हमने प्रेरणा ली, हम लोग माता से प्रेरणा लेते हैं। हम जो मंदिरों की बात करते हैं, उन्होंने मंदिरों को बनाया, उन्होंने उसके साथ में लाइब्रेरीज उन्होंने करी, उन्होंने धर्म के पालन के लिए उन्होंने जो रोड्स उन्होंने बनाए, उन्होंने ये सब धर्म के लिए, मंदिरों के लिए, घाटों के लिए, धर्मशालाओं के लिए, शिक्षा के लिए, और साथ में सारे धार्मिक विधि विधान के लिए उन्होंने फोकस क्यों किया। क्योंकि संस्कार अगर कमजोर है तो सिर्फ कानून से दुनिया दुरुस्त नहीं हो सकती, और संस्कार धर्म से साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। बस अंत में सवाल यही है, हमारे लिए तो लोक माता प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा कौन रहे। मुझे लगता है उनकी प्रेरणा 2 लोग रहे होंगे। एक उनकी प्रेरणा शिवाजी महाराज निश्चित ही रहे होंगे। जिस प्रकार शिवाजी महाराज ने अपने गुरु के प्रतिनिधि के तौर पर शासन किया, और हिंदवी स्वराज छोटा सा एरिया था उनका, अगर हम उनके राज्य का एरिया देखें तो, पर उनकी राज्य की स्थापना करते समय उन्होंने देश की सोचते हुए हिंदवी स्वराज की स्थापना करी। इनका राज्य बेशक छोटा था, इन्होंने शिवजी के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने राज किया। और उनका भी मैंने आपको एक पिक्चर दिया था, अगर आप वो बता पाए तो, अगर सारे देश में इतने मंदिर एक छोटे से राज्य की महारानी अपने निजी कोष से अगर बनवाती है, तो वो हमारे जो जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं उसका वो परिपालन करती है। तो मुझे लगता है उनकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज रहे होंगे, उनकी प्रेरणा मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे होंगे, और उनकी प्रेरणा निश्चित तौर पे उनके ससुर जी रहे होंगे, मल्हार राव रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी।